सभी को सुप्रभात। स्वागत है आपका गुरुग्राम कॉलेज 5 में बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की पर्यावरण अध्ययन की टॉपिक रहेगा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति, जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति करने वाले जैव और अजैव स्रोत जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो हैं इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ये जैसे मान लो कई चीज़ों से बने होते हैं। जो प्रकृति में जो संसाधन पाए जाते हैं वो मनुष्य के द्वारा उपभोग किए जाते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार प्रकृति में मानव जीवन की आवश्यकता अनुसार सब कुछ है, लालच के लिए कुछ नहीं है। यानी कि आवश्यकता जो मानव की आवश्यकता है उसके लिए प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो मानव उनका अतिरेक उपयोग न करते हुए अल्प उपयोग कर उससे लाभ उठा सकता है। प्रकृति में एक जीव को पुष्पित फलवित करने के सभी साधन हैं। प्रकृति में एक जीव को पुष्पित और फलवित करने के सभी साधन उपलब्ध हैं। तो अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों की प्रवृत्ति कि जैसे पता है कि प्राचीन काल से ही प्रकृति के संसाधनों का दोहन हो रहा है, उपयोग हो रहा है। जो जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई है तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी बढ़ता जा रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, अति दोहन के कारण, जैसे पेड़ों को काटना, पहाड़ों का कटना, जीवों की जातियों का विलोप होना, वनस्पतियों का नष्ट होना, ये सभी प्राकृतिक संसाधनों की प्रवृत्ति पर प्रभाव डाल रहा है। तो इसके साथ जो परोक्ष रूप से मृदा की उर्वरकता भी कम हो रही है, जो प्राकृतिक संसाधन के लिए सबसे बड़ा खतरा कहलाता है। और खनिज संपदा का क्षीण होना, खनिज संपदा का समाप्त होना, मौसम तंत्र में हानिकारक परिवर्तन आना आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब इसके बाद अपने बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्राकृतिक संसाधन का भाग, प्राकृतिक संसाधन के 2 भाग हैं, भाग 2 हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो जो पहला नवीकरणीय संसाधन है इसको इंग्लिश में रीन्यूएबल भी कहते हैं, और अनवीकरणीय साधन है जो इसको नॉन रीन्यूएबल भी कहते हैं। नवीकरणीय साधन जो हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और कभी खत्म न होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो वे कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं जो नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं? जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, वायु शक्ति, मृदा ऊर्जा, मृदा और वनस्पति, जल, समुद्री ज्वार, बाटा शक्ति, जैव शक्ति। तो इन सभी को वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि सौर ऊर्जा से कोई भी ईंधन को चलाया जा सकता है और इससे नई ऊर्जा बनाई जा सकती है। ये जो वायु जो शक्ति है ये अखंड शक्ति है, क्योंकि यदि इसकी गुणवत्ता का संतुलन बना रहे तो निरंतर जीव जगत के उपयोग में आती रहती है। वायु से ही व्यक्ति का जीवन है। अब बात करते हैं अनवीकरणीय जैव संसाधन।
अनवीकरणीय जो संसाधन है वह संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, प्रकृति ने तो दे रखे हैं, किंतु जो मनुष्य के द्वारा अत्यधिक दोहन, अत्यधिक उपयोग के कारण धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। इसका उदाहरण है भूगर्भ से जो पृथ्वी है, दरा है, इससे निकाले गए खनिज पदार्थ और कोयला जैसे ईंधन, ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि इनका उपयोग बढ़ रहा है। और भूगर्भ में उपस्थित खनिज अगिनत वर्षों की भूमिगत अभिक्रियाओं से बनते हैं। अगिनत जो वर्षों की भूमिगत अभिक्रियाओं से बनते हैं तथा इनकी पुण्य प्राप्ति असंभव है, इसीलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। अब अपने बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। मुख्य प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? मुख्य प्राकृतिक संसाधन, मुख्य प्राकृतिक संसाधन, तो मुख्य प्राकृतिक संसाधन है जो वो 6 प्रकार के हैं। जैसे वन संसाधन, नंबर 1 वन संसाधन, नंबर 2 जल संसाधन, नंबर 3 खनिज संसाधन, और नंबर 4 खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन, और लास्ट में जो है भूमि संसाधन, भूमि संसाधन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वन संसाधन की। जो वन है वह बहुत मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और वन वृक्षों द्वारा संघन रूप से ढके हुए होने के कारण विस्तृत स्थलीय क्षेत्र वन कहलाते हैं। वनों की मृदा से ही मानव जीवन में महत्व रहा है। जो वन है आदि मानव से लेकर लगातार आवश्यकताओं के कारण महत्वपूर्ण रहे हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास के लिए वनों पर मानव को पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। तो आज भी मानव और जीव जगत के लिए वनस्पतियों के कई प्रकार से निर्भर हैं। तो वनों से हमें नित्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला और प्लाईवुड, बांस, रेत, बेंत, लुगदी, सेल्यूलोज, लिग्निन, अनेक खाद्य, फल व फूल और पत्तियां, पशुओं के लिए चारा, अनेक औषधियां जो दवाइयों के रूप में काम में ली जाती है वह भी वनों से प्राप्त होती हैं और जड़ी बूटियों के द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों से मानव को स्वस्थ करने में सहायक हैं। संसार में बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी हुई हैं और जो उद्योग और वनों पर आधारित हैं। वनों से ही इमारती लकड़ी, पहले रेल के डिब्बे, स्लीपर, घरेलू फर्नीचर, मकान, पेटियां आदि बनते थे। इसलिए वन बहुत ज़रूरी है। परोक्ष रूप से देखा जाए तो वन कागज बनाने में, ठीक है, दिया सिलाई, धागा, वस्त्र निर्माण करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। जड़ी बूटियों आधारित व्यवसाय, दवाइयाँ, प्रसाधन सामग्री बनाने में काफ़ी चलन में है। हर्बल या प्रसाधन सामग्री कोई बनानी है तो वनों और जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त
वन निम्न प्रकार से प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का कार्य भी करते हैं। अब प्राकृतिक संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? वन वायुमंडल से हानिकारक जो गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रोजन, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का अवशोषण कर पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित बनाती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का संतुलन भी बनाए रखते हैं। तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो वनों के कारण ही संभव है। वन भूमि का कटाव यानी मृदा अपरदन को रोकते हैं, भूमि को खिसकने से रोकते हैं, भूमि का टूटकर दूसरी जगह जाना, इस चीज़ को रोकते हैं। वातावरण में तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। अगर पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा वन होंगे तो बारिश भी ठीक होएगी और वातावरण का तापमान भी संतुलित रहेगा। और वन भूमि में उर्वरकता को बढ़ाते हैं। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां, शाल आदि मिट्टी में उर्वरकता और पोषणता और जैव खाद का निर्माण करती हैं, जिसके कारण वन हमारे लिए उपयोगी है। वृक्षा के जल बहाव को रोककर बाढ़ की संभावना को भी वन कम करते हैं। अब जंगली जीवों का आवास, भोजन उपलब्ध कराकर उनका संरक्षण भी करते हैं। जंगली जो जीव होते हैं उनके लिए आवास और भोजन वन ही उपलब्ध करवाते हैं। और अब है वनों के विकास के लिए प्रयास कि जो वनों का विकास होता है तो वन संसाधन में वनों का जो विकास होता है उसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से विभाग हैं और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। वनों के विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं और राज्य सरकारें, निजी सरकारें तेजी से वन विकास कार्यक्रम चलाने में सहायक हैं, जो कि जलवायु और वनों का प्रकार कैसा है उस पर आधारित विभिन्न योजनाएं बनाकर वनों के विकास का प्रयास कर रही हैं। राजस्थान में नवीन योजनाएं द्वारा वन विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। तो राजस्थान जो अपना राज्य है इसमें वनों के विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई हैं। जो कार्यक्रम एवं योजनाएं और जो डिपार्टमेंट जो चलाए गए हैं वो हैं, सबसे पहले है वन विभाग। सबसे पहले वन विभाग। वन विभाग का क्या काम है? वन विभाग तो वन विभाग है वह वनों के बारे में संपूर्ण लेखा जोखा रखता है कि कौन से वन संरक्षित वन है, कौन से वन सुरक्षित वन है और कौन से वन उपयोगी वन हैं। तो वन विभाग जो पूरे प्रकार का लेखा जोखा वन विभाग के द्वारा रखा जाता है और राज्य सरकार या निजी सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा अन्य योजनाएं कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, जैसे भू संरक्षण विकास कार्यक्रम। भू संरक्षण विकास कार्यक्रम जो है ये भू संरक्षण विकास विभाग जो है वह भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा उसमें पोषक तत्वों को आवश्यक रखने के लिए कई तकनीकें अपनाता है। तो भू संरक्षण बना रहता है जो कि भू संरक्षण वनों के विकास में सहायक सिद्ध होता है। उसके बाद है कमांड क्षेत्र विकास विभाग। कमांड क्षेत्र विकास विभाग। कमांड क्षेत्र विकास विभाग है जो वह वो विभाग उस क्षेत्र में आता है जहाँ पर मृदा में पानी की उपलब्धता पाई जाती है। जिस भूमि को पानी लगता है और जो भूमि पानी के दायरे में आती है, जो भूमि जो मृदा वनों को बढ़ाने में सहायक है, वह कमांड क्षेत्र विकास विभाग के अंतर्गत आती है। फिर आता है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। अब मरुस्थल है तो मरुस्थल में भी विकास के कार्यक्रम किए गए हैं। जैसे हमारे मरुस्थल में क्लिफ वृक्ष जो खेजड़ी कहलाता है उसके लिए
विकास कार्यक्रम, मरुस्थल का न बढ़ना, जो मरुस्थल है वहाँ भी वन्य जीवों और वनों को बढ़ाने के प्रयास करना, जैसे खेती बागवानी करना, ये सारे मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो जो मरुस्थल में खेती होती है उसमें फव्वारा या बूंद बूंद पत्ती के द्वारा फसलों को प्राप्त किया जाता है और अधिक से अधिक वन लगाए जाते हैं और ऐसे वन लगाए जाते हैं जो पानी को कभी कभी ग्रहण करके भी लंबे समय तक बने रहने की क्षमता रखते हैं। फिर उसके बाद आता है सूखा संभावित क्षेत्र, और कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सूखा संभावित क्षेत्र कहलाते हैं। उनके लिए भी कार्यक्रम चलाए गए हैं कि सूखा संभावित जो क्षेत्र हैं वो पूर्णतः सूखा क्षेत्र में न बदले, पूर्णतः उनमें अकाल या सूखा न पड़े, पानी की कमी न आए, इसके लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। फिर उसके बाद है सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी। तो इसमें क्या है कि सामाजिक वानिकी में जैसे मतलब समाज के तौर पर सोशल फॉरेस्ट्री होती है, जो समाज के लोग होते हैं वो फॉरेस्ट का वनों के विकास के लिए कुछ न कुछ योगदान करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाते हैं। और फिर आता है कृषि फार्म फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी में कृषि के साथ साथ वनों को भी उपयोगिता को अपनाया जाता है, वनों के विकास में भी योगदान दिया जाता है। फिर आता है वन कटाव या वनोन्मूलन। तो वन जो कटाव है, वन कटाव या वनोन्मूलन, तो प्राकृतिक संसाधन के वन संसाधन भाग में वन विभाग जो है उन्होंने एक आंकड़ा निकाला है कि वन कटाव या वनोन्मूलन से क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण पर। मनुष्य की अज्ञानतावश आवश्यकता के अनुसार, मनुष्य की अज्ञानतावश कभी आवश्यकतावश जो लालच किया जाता है वनों को काटने का, वह मनुष्य के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ इमारती लकड़ी का जो उपयोग है बढ़ गया है। शौक और शौकीन के लिए लोग अपना शौक पूरा करने के लिए इमारती लकड़ी को और फर्नीचर को अलग अलग तरीके से डिजाइन करते हैं, जो कि वनों की लकड़ी के द्वारा ही बनाया जाता है। इससे वनों का बहुत ज़्यादा अत्यधिक दोहन होता है और वन विनाश, वन कटाव, वनोन्मूलन अधिक हो रहा है। पहले शुरू में पृथ्वी पर 70% भूभाग पर वन पाए जाते थे, केवल 16% भूभाग ही वन बचे हैं। 70% भाग में से 16% भाग ही वन बचे हैं। कृषि विस्तार के लिए, कृषि को बढ़ाने के लिए भी वनों को काटा जाता है और व्यवसायिक उपयोगों के लिए भी वनों को काटा जाता है। नदी घाटी परियोजनाओं को बनाने के लिए भी वनों को काटा जाता है। बड़े बड़े वन क्षेत्र साफ के कर दिए जाते हैं और जहाँ पर जिन वनों में जंगली जानवर रहते थे वहाँ उन वनों में अब मनोरंजन पार्क बनाए गए हैं, जो कि एक वन विभाग के लिए चुनौती का कार्य करते हैं। कृषि की विभिन्न पद्धतियों द्वारा वनों के स्थायी विनाश का कारण बनती जा रही है। जैसे झूम कृषि, झूम जो खेती होती है, इस पद्धति द्वारा वनस्पतियां जलाकर, झूम जो कृषि या झूम पद्धति द्वारा कृषि करना जो है, इसमें एक विशेष भूभाग की समस्त वनस्पतियां जलाकर नष्ट कर दी जाती हैं और इस क्रिया से कृषि के लिए मैदान बन जाता है। फिर उस पर राख से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाने के कारण उस पर 2 या 3 फसलें प्राप्त कर ली जाती हैं। दूसरे भूभाग पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, जिसके कारण बड़े स्तर पर वनों का उन्मूलन और वन कटाव
होता है। और इसके बाद जब खनन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है, पृथ्वी के भूगर्भ से कोई बहुमूल्य खनिज निकाला जाता है, तो माइनिंग खनन के द्वारा निकाला जाता है, तो भी वनों को काटा जाता है। और वनों को काटना वन उन्मूलन वन विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिसका प्रभाव क्या है? तो प्रभाव यही है कि उच्च स्तर पर इनकी कटाई, इनका दोहन करना अनुपात में विकसित नहीं किया जा सकता। और वन क्षेत्र में इस कमी से जहां एक और मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों का विनाश कम से कम करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जो कि वातावरण संतुलन में भी सहायक हैं और मनुष्य जीवन के लिए और दैनिक उपयोग के लिए भी उपयोगी हैं।